हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं महामैराथन प्रश्न, जिसमें जो है भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान और भारतीय संविधान से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। यह बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। हम लोग बिना देर किए हुए एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो कराने का श्रेय है वह चोलों को जाता है, पल्लवों को, पालों को या फिर राष्ट्रकूटों को। तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण कराया है इसका श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। अर्थात पहला नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है वह तुगलक ने किया था, या फिर इल्तुतमिश ने किया है, या फिरोज ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दूसरा नंबर क्वेश्चन का कि इक्तादारी प्रथा की जो शुरुआत है वो ये इल्तुतमिश ने किया है, जिसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। इसमें क्या था कि जो साम्राज्य था उसको इक्ता में विभक्त किया गया था और इसे इक्तादारी प्रथा के रूप में जाना गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है यह स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था, या फिर असहयोग आंदोलन का शीर्ष गीत था, या चंपारण सत्याग्रह में इसे शीर्ष गीत के रूप में अपनाया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आंदोलन सब प्रमुख रूप से चले हैं, इसमें स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन की घटना हुई तो बंगाल विभाजन के पश्चात पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला था, और उस स्वदेशी आंदोलन का जो है यह प्रमुख गीत के रूप में वंदे मातरम जो है ये जाना गया, जो कि बंकिम ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए कि स्वदेशी आंदोलन का यह प्रमुख गीत था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यह जो गीत है वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह रचित कविता है। आनंद मठ से इसे लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शांति का जनक के रूप में जो है यह महात्मा गांधी जाने जाते हैं, या दादा भाई नौरोजी को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को, या एओ ह्यूम को जाना जाता है। तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा चौथा नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी है कि भारतीय अशांति का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को जो है वो ये ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एओ ह्यूम जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है, और बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने जो है अशांति का जनक के रूप में नाम दिया था, क्योंकि जो है यह आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे, और ये आंदोलन में जो है यह गर्मवादी दल के सदस्य में से थे, इसलिए इन्हें जो है भारतीय शांति का जनक कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 21 अप्रैल 1529 को हुआ है, या 21 अप्रैल 1526 को, या 1527 या 1528 में। तो जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है यह 1526 में हुआ है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ है। यह किसके बीच हुआ है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक है, और बाबर जो है यह मुगल शासन की स्थापना करते हैं भारत में। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में ही यह निर्णायक साबित हुआ, और जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई उसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही धर्म को जो शुरू करने वाले हैं वो जहांगीर है, या शाहजहां है, हुमायूं है, या फिर अकबर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 6ठा नंबर प्रश्न का
कि दीन इलाही जो शुरुआत किए थे और खुद को जिले इलाही बताया था वो बादशाह अकबर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि अकबर के द्वारा जो है वो दीन इलाही शुरू किया गया। अकबर ने इबादत खाना का भी निर्माण करवाया है और स्वयं को जिले इलाही बताया है, यानी ईश्वर का जो है या दूत के रूप में अपने आप को ये किया। और ये दीन इलाही शुरू करने का मकसद था कि किसी भी प्रकार का धार्मिक रूप से भेदभाव न रहे, सभी लोग एक साथ जो है जिंदगी गुजारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। जो अन्य है जैसे गौतम बुद्ध है, प्रसेनजित है, मिलिंद है और बिंबिसार है, इनमें से कौन जो है वो अन्य के समकालीन नहीं है। तो अगर हम लोग 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान दें तो गौतम बुद्ध जो है वो सम्राट बिंबिसार और प्रसेनजित के समकालीन रूप में जाने जाते हैं। यानी यह दोनों जो है सम्राट जो है गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। मिलिंद जो है इनमें से समकालीन नहीं है, अर्थात 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो है वो किसको प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव श्रेय करने का जो शुरुआत है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया है, या फिर बिपिन चंद्र पाल ने किया है, या शिवाजी ने किया है, या फिर ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। तो बम्बई में जो है गणपति उत्सव की जो शुरुआत हुई है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ है, अर्थात जो है 8वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, कोई भी प्रश्न इससे जो है रिलेटेड हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9 कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो सर्वप्रथम कहाँ आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो सबसे पहले आयोजन हुआ है यह मद्रास में, पटना में, लखनऊ में या फिर कलकत्ता में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो सबसे पहले आयोजन हुआ है वह लखनऊ में हुआ है, अर्थात 9वां का आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किया गया है, या फिर बहुजन समाज की स्थापना किया गया है, या सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया है, अर्थात डी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है 10वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस वायसराय ने के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। कौन से वायसराय के शासनकाल में यह पहला पारित हुआ है? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के या फिर लॉर्ड कैनिंग के। तो 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है यह पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ है। लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय समाज का उद्धारक के रूप में माना जाता है। इनका जो शासनकाल रहा है यह 1880 से लेकर के 84 के आसपास का जो इनका शासनकाल है, और इसमें इन्होंने जो है कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से जो है इन्हें भारतीय समाज के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। और इनका जो सबसे ये है वह इल्बर्ट विवाद है, और इल्बर्ट विवाद के कारण जो है इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इल्बर्ट विवाद में इन्होंने ये प्रावधान किया कि जो ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो केस की सुनवाई है वो भारतीय जज भी कर सकते हैं, और इसी कारण इन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन जो है यह 1860 में हुआ है, 1874 में हुआ है, या 1865 या फिर 1877 में हुआ है। इसका सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो है 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 12वां के लिए ऑप्शन नंबर बी है कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन जो है यह 1874 में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन करने का जो श्रेय है वो कौन से गवर्नर जनरल को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, या फिर लॉर्ड रिपन को जाता है, या लॉर्ड डलहौजी को, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन होगा? 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। यह जॉन एडम्स हैं, या फिर लॉर्ड डलहौजी हैं, या लॉर्ड विलेस्ली हैं, या फिर वारेन हेस्टिंग है। इनमें से किन्होंने जो है ये सबसे पहले कार्य किया है? इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो इन्होंने जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने का जो कार्य सर्वप्रथम किया है वह कौन है?
14वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है जाने जाते हैं, सहायक संधि के लिए भी जो है लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक पत्राचार पत्र की शुरुआत की है। सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र की शुरुआत है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, या फिर दयानंद सरस्वती ने किया है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि सोम प्रकाश नामक पत्राचार पत्र की शुरुआत करने का जो श्रेय है वह किनको जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है इसका श्रेय जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला है वो बिंबा है, या महामाया है, या महाप्रजापति गौतमी है, या फिर यशोधरा है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करने वाली पहली महिला है वह महाप्रजापति गौतमी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ भी हैं महाप्रजापति गौतमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किन्होंने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व है वह चित्तरंजन दास ने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है, या फिर अरुणा आशफ अली ने किया है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। तो इसके जो सही उत्तर के रूप में जाने जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी है कि एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को जो है ये नेतृत्व किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी के उपसौर की स्थिति कौन से महीने में बनती है। पृथ्वी में जो उपसौर की स्थिति है वो जनवरी के महीने में बनती है, मार्च के महीने में बनती है, या फिर अप्रैल के महीने में बनती है। तो उपसौर और अपसौर दो स्थिति बनती है। तो उपसौर की जो स्थिति बनती है ये कब होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उपसौर की स्थिति जो है वो जनवरी के महीने में बनती है। पृथ्वी को जो है लगभग 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 18वां का सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग ये जानते चले कि उपसौर की स्थिति जो है या कब जनवरी में, और अपसौर की स्थिति कब बनती है। तो अपसौर की जो स्थिति तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी और अपसौर जो है ये जुलाई के महीने में 4 जुलाई को बनती है, ये याद रखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है लोहा है, क्रोमियम है, एल्युमिनियम है, या फिर ये पोटेशियम है। तो भूपर पट्टी पर जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह ये है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है कि ये एल्युमिनियम है, यानी 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर को कहते हैं, इसका निर्धारण जो है यह कब हुआ है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि 1884 में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन है। वह कियालू है, या फ्यूजियम है, या कोटोपैक्सी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है। 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वह कियालू है, जो कि कहाँ है, वह यूएसए में स्थित है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये अक्रिय गैस की बात हो रही है। अगर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ नाइट्रोजन गैस आता है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। लेकिन यहाँ जो बात हम लोग कर रहे हैं कि ये वायुमंडल में जो है कौन सी अक्रिय गैस जो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनमें से कौन जो है सबसे अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि अक्रिय गैस की अगर बात करें तो आर्गन जो है वो सर्वाधिक रूप से वायुमंडल में विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है।
संचार उपग्रह जो वायुमंडल के जिस परत में स्थित है उसका नाम है कौन? ऑप्शन नंबर सी यानी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह इंडोनेशिया है या जापान है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिलीपींस है। तो 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 24वां के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि नील नदी जो है यह कहाँ गिरती है? नील नदी जो है वो लाल सागर में गिरती है या फिर नील नदी जो है वह कैस्पियन सागर में गिरती है, नील नदी काला सागर में गिरती है या फिर नील नदी जो है वह भूमध्य सागर में गिरती है। तो 25वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि नील नदी जो गिरती है वो भूमध्य सागर में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 25वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग, यह जो परीक्षा होने जा रहा है यह भी राज्य लोक सेवा आयोग ही परीक्षा को कंडक्ट कराएगा, जिसको बिहार का राज्य लोक सेवा आयोग है, इसलिए इसे हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में बीपीएससी कहते हैं। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है इसका जो निर्वाचन है, नियुक्ति है, ये राज्यपाल महोदय करते हैं या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि राज्यपाल महोदय जो है इसका करते हैं। राज्यपाल जो है जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति महामहिम है उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर राज्यपाल जो है वो महामहिम के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जी, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है यह लाहौर में हुआ, दिल्ली में हुआ, कलकत्ता में हुआ या मुंबई में हुआ। तो इसका जो 27वां का करेक्ट आंसर है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वह दिल्ली में हुआ है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है, याद रखिएगा, 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ सबसे पहले। उस दिन जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होते हैं और फिर जो है 13 अगस्त 1946 को पुनः जो है ये बैठक होती है, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब है अपनी उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात जो है कार्यवाही शुरू होती है। तो 3 डेट प्रमुख है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 का। और हमारा संविधान जो है यह बनकर कब तैयार हुआ? तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी वजह से हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को जो है यह संविधान दिवस मनाते हैं। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों लागू हुआ? क्योंकि जो है उस दिन जो है रावी नदी के तट पर ये झंडा फहरा करके जो है लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया था और उसी को याद रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हम लोग उस दिन मनाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? यह 1778 में पारित हुआ है या 1773 ईस्वी में या फिर 1776 में या 1793 ईस्वी में। तो 28वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वह उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या फिर ये रक्षा मंत्री होते हैं। तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होते हैं, भारतीय सेनाओं के जो प्रमुख सेनापति के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाने जाते हैं वो राष्ट्रपति जाने जाते हैं। जो भी राष्ट्रपति पद पे होंगे वो उसके सर्वोच्च सेनापति जाने जाएंगे। अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इससे पहले जो है रामनाथ कोविंद जी थे और उसके बाद जो है रक्षा मंत्री की बात करें तो अभी रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, जी क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कब किया गया था? ये जो है संसद के द्वारा या निर्वाचन मंडल के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा या फिर संविधान सभा के द्वारा। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के पूरा जो है संविधान का
जो कार्यवाही था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संचालन में ही चल रहा था और संविधान सभा के लोगों के द्वारा जो है आपको पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव पहली बात की भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें डायरेक्ट भारत की जनता हिस्सा नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष ढंग से जनता यहाँ हिस्सा लेती है। तो इसमें से कौन जो है भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद और विधानसभा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो ये मत दिया जाता है उसमें राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद जो कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है विधान परिषद, उसके सदस्य हिस्सा नहीं लेते। अर्थात 31 का सी आंसर जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह बात भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। यह बात जो है भारतीय संविधान के 61, 67, 75 या फिर 80 अनुच्छेद में है। तो यह जो वर्णित है यह अनुच्छेद 80 में है। अर्थात 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यानी NCR जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? वो राज्यपाल कहते हैं, या फिर उसके प्रशासक को मुख्य सचिव कहते हैं, या फिर उपराज्यपाल कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर प्रशासक कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को जो है वो उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है हमारा, इसका यहाँ जो हालांकि दिल्ली जो है वो ये है अर्ध राज्य के रूप में जाना जाता है। वहाँ असेंबली भी है, विधानसभा भी है, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वहाँ जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति भी होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? यानी जो संविधान में हमारे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची जिस पर पूरी तरह से केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है वह पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, भू आगम है और जनगणना है। इन 4 विषयों में से जो है वो सबसे मुख्य रूप से जो विषय शामिल है वो संघ सूची में जनगणना है। जनगणना पर जो है केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जनगणना कराने का संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को है। अंतिम जनगणना जो है अब तक 2011 में हुआ है। हालांकि 10 वर्षों पर जनगणना का प्लान है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी आने के कारण जो है जनगणना में देरी हुई है। बिहार सरकार ने जो कराया है वो जनगणना नहीं था, बल्कि वह कास्ट बेस्ड सर्वे था, यानी जाति आधारित गणना कराया गया था। उसे हम लोग जनगणना नहीं कहेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में क्या लाया गया है? इनमें से जो विषय शामिल है वन है, कृषि है, न्याय है, सिंचाई है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि इन चारों विषयों में से जो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जो जोड़ा गया विषय है कंक्रीट लिस्ट में वो वन है। अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वह भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है यह 5वीं अनुसूची में वर्णित है, या फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित है, या 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 36वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि यह बात जो है ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का जिक्र है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत के संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को, या फिर 28 जुलाई 1947, 27 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948 को। तो 37वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि संविधान सभा के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों देश से लगती है? वह देश कौन सा है? वह राज्य कौन सा है? मेघालय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या फिर सिक्किम है। तो 38वां नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है कि भारत के जिस राज्य की सीमा नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी लगती है वह राज्य कौन है? वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम राज्य है, जिसकी सीमा इन तीनों
देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो है यह भारत में कहाँ स्थित है? तुजू दर्रा यह म्यांमार में है। भारत से किस देश को जोड़ रहा है? म्यांमार को जोड़ रहा है, चीन को जोड़ रहा है, या नेपाल को जोड़ रहा है, या फिर भूटान को जोड़ रहा है। तो तुजू दर्रा के द्वारा जो है ये जो जोड़ने का काम होता है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 39वां के लिए, कि जो तुजू दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कौन से राज्य में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में, केरल में, या महाराष्ट्र में? तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि कॉफ़ी उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है वह कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 40वां का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से नहीं से मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से जो मिलाने का कार्य है वो ताहाल घाट, सिपकिला, पाल घाट या भोर घाट दर्रा करता है। तो दक्षिण भारत की 3 प्रमुख दर्रा जो है वो जाना जाता है, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, जिसमें से जो है पाल घाट दर्रा जो है वो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, बाकी थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है जो कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्लीय है? पीएच मान 14 वाला, 7 वाला, 0 वाला, या फिर 3 वाला? तो हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग पीएच स्केल पढ़ते हैं साइंस में, तो पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 जिसका पीएच है वो न्यूट्रल होता है, ना ही वह एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। 0 से 7 के बीच जो है अम्लीय है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर चलेंगे 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ, वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ता है। लेकिन उसके विपरीत 7 से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वैसे वैसे उसकी भस्मीयता यानी क्षारीयता बढ़ता है। तो जो सबसे प्रबल अम्ल है तो 7 न्यूट्रल हो गया, 14 भस्मीय हो गया, 0 और 3 ये दोनों अम्लीय है, लेकिन 3 और 0 में जो है 0 3 से छोटा है, इसलिए सबसे प्रबल अम्लीय कौन होगा? 0 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 42वां का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो है वह मेथेनोइक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है? तो इमली में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 43वां नंबर सवाल के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? वो कैल्शियम है, निकेल है, मैग्नीशियम है, या फिर पोटेशियम है? इनमें से कौन सा धातु जो है यह जल में डालने पर तैरने लगता है? 44वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि कैल्शियम धातु जो है वो जल में डालने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार वह सबसे छोटा कण कौन है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है अणु, धनायन, परमाणु या फिर ऋणायन। तो ये जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर 45 का सी जाना जाएगा, यानी एटम्स जो है परमाणु जो है वह स्वतंत्र रूप में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि पौधों को किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में लेते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन के जो ग्रहण करते हैं, बहुत सारे दलहन के पौधे होते हैं जिनके जड़ों में जो गांठ होता है जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको ये करता है कि ये वायुमंडल से जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में चेंज करके और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा कि पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है? ये जो हमारे पुष्प का नाम दिया है उनमें से सरसों है, पिटूनिया है, गुलाब है, मक्का है, इनमें से कौन जो है वह एकलिंगी पुष्प है? तो 47वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन सा जाना जाएगा? इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि एकलिंगी पुष्प जो है वह मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर जो है वो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या खनिज लवण की कमी होती है, या फिर जल की कमी होती है, या विटामिन की कमी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो एनीमिया रोग होता है वो खून की कमी को कहते हैं, अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो एनीमिया रोग में हो जाता है। 48वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि पोलियो
के टीके की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज जो है वो जे थॉम्सन ने किया है, या जेड जॉनसन ने किया है, या जॉन ई सॉल्क ने किया है, या फिर जॉन हैरिसन ने किया है? तो 49वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि पोलियो के टीके की खोज जो किया है वो जॉन ई साल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? बल आघूर्णन है, ऊर्जा है, संवेग है, ये सभी अदिश राशि है, या फिर इनमें से कोई एक है? तो 50वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जो अदिश राशि है वह ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, जिससे हमें किसी दिशा का ज्ञान नहीं मिलता है। बाकी सदिश राशि किसको कहते हैं? जिससे दिशा और परिमाण दोनों हो। ऊर्जा से हमें दिशा का ज्ञान नहीं मिलता है, तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। इस प्रकार जो है यह जीएस से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा है। वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तथा इतिहास, भूगोल और नागरिक, इन सारे विषयों से सम्मिलित था। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तथा यह वीडियो जो है आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते हैं आगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।